Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. Students, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे. क्रोमोसोम जो है बेसिकली सभी प्रकार के उच्चतर जीवों यूकैरियोट के सुसंगठित केंद्रक में निश्चित परिमाण और आकार के क्रोमोसोम की एक निश्चित संख्या पाई जाती है. ये केंद्रक के भीतर अदृश्य रूप से रहते हैं, परंतु समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों में से किसी भी प्रकार के विभाजन के समय इन्हें स्पष्ट धागे या छड़ के समान रचनाओं के रूप में देखा जा सकता है. क्रोमोसोम मुख्य केंद्र के घटक होते हैं जिनमें विशिष्ट संगठन, इंडिविजुअलिटी तथा कार्य क्षमता विद्यमान होती है. इनमें स्वतः जनन की तथा कोशिका की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अपने आकारिकीय और कार्यकीय लक्षणों को बनाए रखने की क्षमता होती है. क्रोमोसोम जीन्स के वाहक होते हैं तथा आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं. यदि हम क्रोमोसोम की हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1879 में देखा था कि विभाजन के समय केंद्रक अपने आंतरिक पदार्थ की धागे जैसी रचना बना देता है, जिसे उन्होंने क्रोमेटिन नाम दिया. रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने 1833 में प्रस्तावित किया कि क्रोमोसोम पर आनुवंशिकी की इकाइयाँ स्थित होती हैं और इस तत्व को फिर आनुवंशिकी के गुणसूत्र सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्रोमोसोम हेरिडिटी में सटन और बावेरी नामक वैज्ञानिक ने 1887 द्वारा पुष्ट किया. डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में इनको क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम दिया. क्रोमो मीन्स कलर या रंग और सोमा मीन्स होता है बॉडी या काय, क्योंकि अभिरंजन पदार्थ या स्टेन मटेरियल से इनकी अत्यधिक एफिनिटी या बंधुता होती है. बैंडन एंड बॉवेरी ने 1902 इनके अनुसार प्रत्येक जाति में क्रोमोसोम की एक निश्चित संख्या पाई जाती है. मॉर्गन के अनुसार 1933 में क्रोमोसोम जो है वो आनुवंशिकी में मैसेंजर या संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं. इसके पश्चात हिट्स 1935, वाड़ा 1939, गिटलर 1940 एंड कॉफमैन जो थे 1948 ने क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी या आकारिकी का वर्णन किया. क्रोमोसोम के शेप और साइज के बारे में बात करें तो सेल डिवीजन की विभिन्न अवस्थाओं में क्रोमोसोम के रूप एवं आकृति में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है. इंटरफेज या अंतरावस्था में ये पतले, अत्यधिक संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, लचीले तंतुओं के क्रोमेटिन जाल के रूप में पाए जाते हैं. इनकी लंबाई नॉर्मली जो होती है 1 to 30 म्यू तथा चौड़ाई जो होती है 0.2 से 2 म्यू होती है. क्रोमोसोम विभाजन की मेटाफेज अवस्था में मोटी छड़ों के रूप में स्पष्ट देखे जाते हैं. सामान्यतः प्लांट्स में जंतुओं की अपेक्षा अधिक बड़े आकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. सामान्यतः कम क्रोमोसोम वाले जंतुओं में क्रोमोसोम की लंबाई अधिक क्रोमोसोम वाले जंतुओं से अधिक होती है. क्रोमोसोम जो होते हैं वो फंजाई, बर्ड्स में सबसे छोटे लगभग 0.25 म्यू और ट्रिलियम जो होते हैं जैसे कुछ पौधों में सबसे अधिक लंबे लगभग 32 म्यू होते हैं. अधिकतर जो मध्यावस्था है या मेटाफेज अवस्था जो होती है, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ड्रोसोफिला या जिसे हम कहते हैं फल मक्खी में 3 म्यू लंबे होते हैं, मनुष्य में 6 म्यू और मक्के में 8 से 12 म्यू लंबे होते हैं. कई कीटों में हम जॉइंट क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं जो लगभग 300 म्यू लंबे होते हैं
और 10 म्यू जो होते हैं वो चौड़े होते हैं। यदि इनके नंबर की बात करें तो विभिन्न जातियों में जंतुओं और पेड़ पौधों में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। एक ही जाति के सभी जीवों की सभी सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या एक समान होती है। एक ही जाति के सभी गैमेट्स में पाई जाने वाली इस संख्या को हैप्लॉइड संख्या कहते हैं, अगुणित संख्या। युग्मक में पाए जाने वाले ऐसे अगुणित समुच्चय को हम कहते हैं जीनोम। सोमेटिक सेल्स या जिसे हम कहते हैं कायिक कोशिकाओं में 2 अगुणित समुच्चय पाए जाते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड या द्विगुणित कहते हैं। जीवों में क्रोमोसोम की न्यूनतम संख्या जो होती है एस्कैरिस में होती है। इसकी दैहिक कोशिकाओं में 2 और युग्मकों में केवल 1 क्रोमोसोम होता है। बेलर जो थे इन्होंने 1926 की गणना के अनुसार अधिकतम क्रोमोसोम की डिप्लॉइड संख्या जो होती है वो रेडियोलोरिया समूह के जंतु एंटेकैंथा में पाई जाती है। यह लगभग कितनी होती है, 1600 होती है। कुछ प्राणियों में क्रोमोसोम की डिप्लॉइड संख्या जो होती है पाई जाती है। यदि हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक क्रोमोसोम को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग होता है जिसे हम कहते हैं पैलिकल। पैलिकल या क्रोमोसोम का बाह्य आवरण होता है जो कि मैट्रिक्स को परिसीमित करता है। इसके ऊपर क्रोमेटिन एवं जीन का पूर्ण अभाव होता है। यद्यपि डार्लिंगटन के अनुसार 1935 में और रेस जो थे इनके 1945 में पैलिकल की उपस्थिति का खंडन किया गया, किंतु फोटोग्राफिक प्रमाण पैलिकल की उपस्थिति को सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट जो था मैट्रिक्स या आधात्री जिसे कहते हैं। क्रोमोसोम के भीतर जो होता है एक द्रव्यीय माध्यम होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। यह एक क्रोमेटिक और जीन रहित माध्यम होते हैं। इसकी संरचना के संबंध में अभी तक निश्चित ज्ञान नहीं है। क्रोमोनिमेटा जो होते हैं इनको यथास्थान बनाए रखता है। सेल डिवीज़न में यह जीन के चारों ओर एक रक्षक आवरण बनाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, अतः कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम के गमन में अधिक कठिनाई नहीं होती है। क्रोमोनिमेटा क्रोमोसोम के 2 समान सर्पिलाकार कुंडलित रचनाएं पाई जाती हैं। ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित रहती हैं। विल्डोवस्की के अनुसार 1912 में इस कुंडलित सूत्र को क्रोमोनिमा कहा गया। दोनों क्रोमोनिमा को मिलाकर क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। ये क्रोमोसोम के जीनधारी भागों का निर्माण करते हैं। क्रोमोनिमा जो होते हैं जंतु की जाति के अनुसार 2, 4 या अधिक तंतुओं का बना हुआ होता है। कॉफमैन और थ्रेडर के अनुसार 1948 में इनकी संख्या विभिन्न अवस्थाओं में बदलती रहती है। किसी एक अवस्था में इनकी संख्या 1 तथा अन्य किसी अवस्था में 3 अथवा 4 भी हो सकती है। क्रोमोनिमा के ये तंतु जो होते हैं एक दूसरे से कुंडलित रहते हैं। ये 2 निम्न रीतियों से कुंडलित रहते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं पैरानेमिक कुंडल या पैरानेमिक कॉइल। इस प्रकार के कुंडलन में कुंडल होने वाली दोनों इकाइयों को सरलता से सेपरेट किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार का कुंडलन जो होता है सामान्यतः समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन एक समय उपस्थित क्रोमोसोम में देखा जाता है। दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं प्लेक्टोनेमिक कुंडल या प्लेक्टोनेमिक कॉइल। इस प्रकार के कुंडलन में क्या होता है, कुंडलित होने वाली दोनों इकाइयां एक दूसरे से इंटरविंड होकर अंतर्ग्रथित होती हैं, जिससे इन्हें सरलतापूर्वक पृथक नहीं किया जा सकता है और यह सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन मियोटिक डिवीजन के समय उपस्थित क्रोमोसोम में देखी जा सकती हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री क्रोमोसोम में कुंडलन का परिमाण जो होता है, डिग्री जो होती है परिवर्तनशील होती है। यह क्रोमोसोम की लंबाई पर निर्भर करती है।
सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम में 3 प्रकार की कुंडलियां पाई जाती हैं। पहला होता है मेजर कॉइल या मुख्य कुंडलियां। तो क्रोमोनिमा की इस प्रकार की कुंडलन में 10 से 30 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिभ्रमण होते हैं। लघु कुंडलियां जो माइनर कॉइल्स होती हैं, जिनमें कि क्रोमोनिमा की यह कुंडलियां जो होती हैं मुख्य कुंडलियों पर लंबवत होती हैं। इनमें मुख्य कुंडली की अपेक्षा अधिक परिभ्रमण होते हैं। थर्ड जो होती है मानक अथवा कायिक कुंडलियां, या जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड और सोमेटिक कॉइल्स। तो सभी जो सूत्री गुणसूत्रों जो होते हैं या माइटोटिक क्रोमोसोम में ऐसी कुंडलियां, माइटोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें ऐसी कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं जो अर्धसूत्री क्रोमोसोम की मुख्य कुंडली के समान होती है। क्रोमोमियर्स की बात करें तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था प्रोफेज के आरंभ में प्रत्येक क्रोमोनिमेटा पर बड़ी संख्या में गहरी अभिरंजित कणिकाएं देखी जाती हैं। साइंटिस्ट जो है जिसका नाम है बाल्बियानी जो थे 1876 और फीजर जो थे 1881 ने इन्होंने जो है क्रोमोमियर्स जो है नाम दिया। संलग्न क्रोमोमियर्स के बीच में जो होते हैं लेस स्टेन या अल्प रंजित भागों को इन्होंने इंटर क्रोमोमियर्स कहते हैं। एक ही प्रकार के क्रोमोसोम में क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोमियर्स की स्थिति सदैव ही स्थिर रहती है। ये रचनाएं कुछ विशिष्ट क्रोमोसोम जैसे डिप्टेरा ऑर्डर के कीटों की लार ग्रंथियों में, क्रोमोसोम और एम्फीबिया जंतुओं की डिंब कोशिकाओं में उपस्थित लैम्ब्रश क्रोमोसोम पर देखी जाती हैं। इस प्रकार के क्रोमोमियर्स जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं तथा क्रोम्यूल्स कहलाते हैं। क्रोमोमियर्स के बारे में विभिन्न कोशिका वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए। कुछ के अनुसार ये क्रोमोसोम पर उपस्थित संघनित न्यूक्लियो प्रोटीन के अंश होते हैं। अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार क्रोमोमियर्स जो होते हैं अध्यारोपित कुंडलन या जिसे हम कहते हैं सुपर इम्पोज कॉइल के क्षेत्र होते हैं। इस मत को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा सिद्ध किया गया। क्रोमोमियर्स की संरचना चाहे कुछ भी हो, परंतु ये क्रोमोनिमेटा में गहरे अभिरंजित क्षेत्र होते हैं जो कि बेसी क्रोमेटिन के बने हुए होते हैं। इनमें डुप्लीकेशन या द्विगुणन होने की क्षमता होती है। इनकी स्थिति स्थायी होती है किंतु इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि आनुवंशिक इकाइयां और जीन क्रोमोमियर्स में ही उपस्थित होते हैं। ये माना जाता है कि क्रोमोमियर्स वाले भागों में क्रोमोनेमा तंतु विशिष्ट प्रकार से कुंडलित होकर संघनित क्रोमेटिन पदार्थ अथवा डीएनए बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि वेरियस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सेल डिवीजन की मध्यावस्था या मेटाफेज में क्रोमोसोम एक बेलनाकार रचना के रूप में दिखाई देता है। यह क्षारीय अभिरंजकों और फलगन क्रिया द्वारा अभिरंजित होता है। इसमें दो जो होते हैं क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं जो अपनी लंबाइयों में स्थित सेंट्रोमियर अथवा काइनेटोकोर के क्षेत्र में एक बिंदु द्वारा जुड़े रहते हैं। क्रोमोसोम में जो होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकीर्णन, टीलोमियर एवं सैटेलाइट नामक रचनाएं भी पाई जाती हैं। सेंट्रोमियर जो है जो कि मेटाफेज और एनाफेज अवस्थाओं में प्रत्येक क्रोमोसोम में अल्प रंजित क्षेत्र के रूप में एक संकीर्णन दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन। इस संकीर्णन में एक स्पष्ट क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। तथा सेंट्रोमियर में उपस्थित छोटी सी ग्रेन्यूल कणिका को हम क्या कहते हैं, स्फीर्यूल कहते हैं, निगोलक कहा जाता है। टीलियम जो है इसमें सेंट्रोमियर का व्यास जो होता है 3 म्यू और निगोलक का व्यास जो होता है 0.2 म्यू होता है। क्रोमोनिमा सेंट्रोमियर के निगोलक भाग पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है। यदि हम सेंट्रोमियर की संरचना के बारे में बात करें तो कई पौधे और कुछ जंतुओं में सेंट्रोमियर जो होती हैं वो क्रोमोमियर्स
एवं अंतराक्रोमोमेरल तंतुओं या जिसे हम कहते हैं इंटरक्रोमोमेरल फाइब्रिल्स के बने होते हैं। इंटरक्रोमोमेरल जो होते हैं फाइब्रिल्स, इनकी व्यवस्था जो होती है सिमेट्रिकल होती है। कभी कभी सेंट्रोमियर में विजिबल क्रोमोसोम का अभाव होता है। लाइम द फारिया जो होता है 1955 के अनुसार सेंट्रोमियर में डीएनए उपस्थित रहता है। आधुनिक मत के अनुसार सेंट्रोमियर से 5 to 7 जो होते हैं क्रोमेटिन तंतु या फाइबर्स गुजरते हैं। इनमें से प्रत्येक का व्यास जो होता है वो 230 एंगस्ट्रॉम का होता है। सेंट्रोमियर के नंबर्स की बात करें, संख्या की बात करें तो प्रायः एक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होता है, परंतु कभी कभी सेंट्रोमियर की संख्या क्रोमोसोम पर एक से अधिक दिखाई दे सकती है। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम जो होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है मोनोसेंट्रिक, सामान्यतः क्रोमोसोम पर एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है। डाइसेंट्रिक, इस प्रकार के क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं। पॉलीसेंट्रिक, इनमें सेंट्रोमियर्स की संख्या 2 से अधिक होती है। ये गोलक्रमी, एस्कैरिस है ना, और हेमिप्टेरन जो होते हैं इत्यादि में पाए जाते हैं। एसेंट्रिक होते हैं, इसमें सेंट्रोमियर जो होता है एब्सेंट होता है। क्रोमोसोम के खंडित भाग इस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये क्रोमोसोम अस्थायी होते हैं जो दूसरे क्रोमोसोम के खंडित सिरों से जुड़ जाते हैं। सामान्यतः सेंट्रोमियर रहित रचना को क्रोमोसोम नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफ्यूज और नॉन लोकेटेड विसरित या अस्थानीकृत। लेवान नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैटरल सेंट्रोमियर भी कहा इन्हें, है ना। ये होमोप्टेरन्स एवं जो होते हैं हेमिप्टेरन्स कीटों में पाए जाने वाले होते हैं। डिफ्यूज या विसरित सेंट्रोमियर्स की उपस्थिति के कारण सेल डिवीजन के समय इन क्रोमोसोम का व्यवहार जो होता है वो लोकलाइज सेंट्रोमियर में आए जाने वाले क्रोमोसोम से भिन्न होता है। तो सेंट्रोमियर की यदि हम स्थिति के बारे में बात करें, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बात करें, तो विभिन्न क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर की स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। सेंट्रोमियर की स्थिति के द्वारा ही क्रोमोसोम की आकृति निर्धारित की जाती है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है टीलोसेंट्रिक। ये क्रोमोसोम जो होते हैं रॉड की आकृति, छड़ की आकृति के होते हैं। इनमें क्रोमोसोम में सबसे अग्रभाग तथा सिरे पर सेंट्रोमियर उपस्थित होता है, जिससे क्रोमोसोम में केवल एक ही भुजा होती है। दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक या अग्रबिंदुक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, ये भी छड़ की आकृति के होते हैं। इनमें सेंट्रोमियर की स्थिति जो होती है वो सब टर्मिनल होती है। कैसी होती है, उप अग्रीय होती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम की एक भुजा अत्यधिक लंबी और दूसरी अति छोटी होती है। थर्ड हम बात करेंगे सब मेटासेंट्रिक, उप मध्य केंद्र की सब मेटासेंट्रिक। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मध्य बिंदु के किसी और स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सब मीडियन कहते हैं, उपमाध्य। जिन क्रोमोसोम में उपमाध्य सेंट्रोमियर होता है उनकी भुजाएं असमान या अनइक्वल होती हैं। ये एल के आकार के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्र की। इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो होता है मध्य बिंदु अथवा इसके समीप स्थित होता है, जिसे हम कहते हैं मीडियन सेंट्रोमियर कहते हैं, मध्य सेंट्रोमियर कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं समान अथवा लगभग समान होती हैं। ऐसे क्रोमोसोम वी के आकार के दिखाई देते हैं। यदि हम सेंट्रोमियर के कार्य के बारे में बात करें, फंक्शन के बारे में बात करें, तो यह क्रोमोसोम का वह भाग है जहां सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से संबंधित होते हैं। सेल साइकिल में विशेष समय में सेंट्रोमियर जो होता है लोकलाइज्ड मेटाबॉलिक क्रियाओं के स्थान के रूप में कार्य करता है। यह प्रस्तावित किया गया है कि सेंट्रोमियर जो होता है सूक्ष्म नलिकाएं, इकाइयों, माइक्रोट्यूब्यूल्स यूनिट के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से तर्क सूत्रों के निर्माण में भाग लेता है। तो आज हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम
नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।